नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। जैसा आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, उसी क्षेत्र के किसी दिग्गज के साथ, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों का कितना लाभ लोगों को मिला है या मिलने वाला है। और दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे मोदी सरकार की बैंकिंग नीति पर, क्योंकि जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें काफ़ी बदलाव पिछले 9 साल में किए गए हैं और इन बदलावों के अंदर बैंक का मर्जर जिसको बोलते हैं वो शामिल है। तो कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले 9 साल में सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए। देश के आम जनमानस तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कर 40 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए गए। धन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं। और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। लगातार घाटे में चल रहे सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए इनके विलय की योजना बनाई गई। 27 सरकारी बैंकों का विलय करके देश में सरकारी बैंकों की संख्या 12 कर दी गई। बैंक शाखाओं का विस्तार तर्कसंगत तरीके से किया गया। उधार देने की प्रक्रिया में बदलाव करके मुद्रा लोन के माध्यम से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया, जबकि एनपीए पर रोक लगाने के उद्देश्य से बड़े कर्ज देने वालों के लिए विशेषज्ञ समितियां बनाई गईं। तो आपने देखा सरकार ने कितनी सारी योजनाएं लागू की हैं, और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर टीएम भसीन से। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक वरिष्ठ बैंकर हैं, कई बैंकों के चेयरमैन रहे हैं, और थोड़ा सा हम उनका जानते हैं प्रोफाइल और आपको बताएंगे कि वो किन किन पदों पर रहे हैं। डॉक्टर टीएम भसीन बैंकिंग सेक्टर का एक जाना पहचाना नाम है। इंडियन बैंक के अध्यक्ष रह चुके श्री भसीन देश के सतर्कता आयुक्त भी रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में आपका योगदान अभूतपूर्व है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अपने करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर भसीन ने ओबीसी में जनरल मैनेजर तक का सफर तय किया। आप यूनाइटेड बैंक के कार्यकारी निदेशक भी रहे हैं। आपके अनुभवों को देखते हुए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने डॉक्टर भसीन को अपना अध्यक्ष भी नियुक्त किया। डॉक्टर भसीन इस वक्त कई बड़ी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और चर्चा शुरू करते हैं भसीन साहब से। तो भसीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है बैंकिंग सेक्टर पे आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मर्जर तो एक अलग विषय है, इस पर भी मैं आपसे जवाब मांगूंगा, लेकिन जो जनधन योजना है, सरकार का ये कहना है कि करोड़ों लोगों ने खाते खुलवाए। इस योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन था 2014-15 में, और इंडियन बैंक का भी चेयरमैन था। तो उस समय मैंने जो है अपनी पीएचडी थीसिस इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से कंप्लीट करके और कुछ रिकमेंडेशंस बनाई थी। तो जब ये सरकार आई तो 2014 में मैंने वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब के सामने उसका प्रेजेंटेशन किया। उनको जो रिकमेंडेशंस थी बहुत पसंद आई, और जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि पहले जो सरकार का रुख था वो ये था कि बैंकों की ब्रांचें जगह जगह खोली जाएं। इस रिकमेंडेशन से बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, और इससे कनेक्टिविटी लगा के और जन जन तक बैंकिंग पहुंचाई गई। और क्योंकि मैं इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन था, तो जो कमेटी मिशन मोड में बनाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में, उसका मैं सेक्रेटरी था। और मेरे समय में ही जो है ये जनधन योजना शुरू की गई, और जो मेरी रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे इसको चालू किया गया था। लेकिन इसका मकसद क्या था? इसका मकसद बैंकिंग को जन जन तक पहुंचाना था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है करीब 6 लाख गांव हैं
पूरे भारतवर्ष में 6 लाख बैंक खोलना बहुत मुश्किल था। तो हमने ये किया कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग की जाए और जो है वो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के ज़रिए हर गांव में, हर पंचायत में, हर घर के जो हैबिटेशन के पास बैंकिंग को पहुंचाया जाए। और ये बहुत ही सफल एक्सपीरियंस रहा। एक साल में 2014 से 2015 में 28 करोड़ खाते खोले गए और आज की डेट में ये जो है 50 करोड़ से ऊपर खाते हो गए हैं, जिसमें 68% खाते जो हैं वो महिलाओं के हैं। तो इससे जो है महिला सशक्तिकरण भी हुआ और वित्तीय समावेशन भी हुआ और बैंकिंग को घर घर ले जाने में सहयोग मिला। और इसका क्या ये माना जाए कि डीबीटी को भी ध्यान में रखा गया कि सीधा खाते में लोगों के जो सरकार के योजना है उनके बेनिफिट पहुंच सके? जी, आपको ज्ञात है कि पहले ये कहा जाता था कि 1 रुपये में से कुछ 18 पैसे जो है वो फाइनल अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पहुंचते हैं। तो इस सब को दूर करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रिनिटी जो बोलते हैं, जिस जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक किया। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसके साथ में आधार को लिंक किया तो उससे जो करेक्ट बेनिफिशियरी है उसको ही पैसे गए और उसके बाद उसके साथ जो है मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी की। तो आज की जो बैंकिंग है वो ट्रिनिटी ऑफ बैंकिंग उसको बोलते हैं, जैम, JAM, जनधन योजना, आधार और मोबाइल का कनेक्टिविटी। इस तरह से बैंकिंग को जन जन तक ले जाया गया। तो अब 100% पैसा जो रियल बेनिफिशियरी है उसको ही जाता है और उसमें फ्रिटरिंग का या बीच में कोई उसको गायब कर सके पैसे को, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वसीम साहब, ये तो बात हुई तकनीक की कि तकनीक का फ़ायदा सरकार ने उठाया और लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन जैसे आपने कहा कि बैंक गांव-गांव तक नहीं पहुंच सकते थे, 6 लाख गांवों में बैंक पहुंचाना, लेकिन जब बैंकों का मर्जर कर दिया गया तो शाखाएं कम हो गई। उसका क्या सरकार के पास समाधान है या क्या समाधान आप देखते हैं? जो मर्जर किया गया था वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने के लिए किया गया था। ये देखा जाता था कि एक ही एरिया में 7-7, 8-8 ब्रांचेस खुली हुई हैं। तो हमने ये इंश्योर किया था जब मर्जर हुआ था कि बजाय इसके कि ब्रांचेस बंद की जाएं, उनको हमने रिलोकेट किया था। तो आप कह सकते हो कि इससे रैशनलाइजेशन ऑफ ब्रांचेस हुआ और बिजनेस जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ बैंकों ने अपनी ब्रांचेस शिफ्ट की। तो इसमें कोई ब्रांच बंद नहीं की गई, इसमें बैंकों को सिर्फ रैशनलाइज करने के लिए बोला गया था। जो बिल्कुल अनवायबल ब्रांचेस थी उनको बंद किया गया, लेकिन उनकी जगह भी नई ब्रांचेस खोल दी गई थी। तो बैंकिंग की सुविधाओं में कोई कमी नहीं की गई, उसमें लगातार बढ़ोतरी की गई। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे एक साथ क्लस्टर था, 5-7 बैंक इकट्ठे थे, उनको कम कर दिया गया। साथ में एक मुद्रा लोन योजना, मतलब कई योजनाएं सरकार ने शुरू की जिसमें ये भी था कि लोगों को आसानी से और ज़्यादा ऋण मिल पाए। लेकिन फिर भी ये देखने में आया कि जिस तरीके से जो सरकार की सोच थी, बैंक उसको सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। वही दिक्कतें लोगों को आती हैं ऋण लेने में जो पहले आती थी। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप जो है डिजिटल बैंकिंग की तरफ चलिए। तो कुछ जो स्टेप्स लिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले हर ब्रांच में लोन सैंक्शन करने के लिए पावर्स दी गई थी, लेकिन ये देखा गया कि उसमें समय ज़्यादा लगता है और भागदौड़ भी बहुत है, तो इसको सेंट्रलाइज किया गया। तो उसको बोलते हैं रिटेल हब। तो आज की डेट में जो मुद्रा लोन है या SME लोन्स हैं या MSME लोन्स हैं या रिटेल लोन्स हैं, कार लोन, हाउसिंग लोन, इनके लिए जो है रिटेल हब्स खोले गए हैं। तो उससे त्वरित सैंक्शन का जो टर्न अराउंड टाइम है वो बढ़ा, मतलब कम करके, और उसको जो है सैंक्शन को फास्ट किया गया है। और दूसरा ये है कि मुद्रा लोन के तो आपने देखा होगा कि बड़ा अच्छा डिसबर्समेंट है और रिकवरी रेट भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से मुद्रा लोन एक बहुत कामयाब स्कीम रही है। जैसे जनधन योजना बहुत कामयाब थी, ऐसे ही मुद्रा लोन भी काफ़ी कामयाब योजना रही है। आपने रिकवरी रेट की बात की। आमतौर पर एक परसेप्शन ऐसा बन गया, ये माना जाता है कि बड़े आदमी को तो लोन आराम से मिल जाता है और गरीब आदमी को लोन नहीं मिल पाता। और साथ में NPA की जब बात करते हैं तो वो बड़े आदमियों की वजह से NPA ज़्यादा होता है। ऐसा है, देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये 2008 में जो हमारी सब प्राइम प्रॉब्लम हुई थी उसका रेफर्ड इफेक्ट था जो भारत पे भी हुआ और भारत में NPA बढ़ने शुरू हुए। तो जो उस समय की सरकार की नीतियां थी 2008, 9, 10 की, वो ये थी कि बैंकों को जो है वो ये हिदायत दी गई थी कि आप जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग कर दें और जहाँ जहाँ पैसे की और ज़रूरत है वो पैसे और दे दें इनको। तो वो एक होता है हमारे यहाँ कंसेप्ट डेट सर्विस कवरेज रेशो। तो डेट का मतलब हो गया लोन और सर्विस मींस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो इंस्टॉलमेंट देना है उसका,
और कवरेज उसका मतलब जो इनकम से में से वो दिया जाए। लेकिन ये देखा गया कि जो हमने जैसे जैसे लोन बढ़ाया तो उससे उनकी डेट सर्विस कवरेज रेशो की कैपेसिटी बोरोवर्स की कम हो गई और लिवरेज हाई हो गया। मींस लोन ज़्यादा दे दिया और उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कम थी। उसके बाद जो है 2012 में CDR कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्पेशल डेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम लाई गई। लेकिन ये देखा कि 2016 में जाके प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने बैठ के ये सोचा कि भाई इस तरह जो है वो बैलूनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार जो अकाउंट NPA होने हैं वो हो जाए और उसको जो है फिर बैलेंस शीट की क्लीनिंग की जाएगी। तो सरकार की ये नीति रही कि जहाँ कैपिटल की ज़रूरत है कैपिटल देंगे और बैंकों को कैपिटलाइज़ किया गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, और साथ साथ जो है वो बैलेंस शीट की सफाई चालू की। तो जैसे आपने कहा कि बड़े बोरोवर जो हैं वो लोन की रिपेमेंट कम करते हैं, उसका कारण ये है कि एक तो जो है ना, जैसे हमने कैपेसिटी से ज़्यादा लोन उनको 2014 से पहले दे दिए थे, तो जिसकी वजह से उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं रही, उतने असेट उन्होंने क्रिएट नहीं किए, तो उससे प्रॉब्लम आई। लेकिन 2016 में और 17 में जो है बैलेंस शीट की सफाई करने के बाद आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि NPA कम हुए हैं, रिकवरी का रेट बढ़ा है और बैंक्स की कैपिटलाइजेशन बढ़ी है और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। और इससे जो है वो पैसा रिसाइकिल होके जो डिविडेंड पे आउट है बैंक्स का वो भी सरकार को बढ़ा है। तो उससे ये जो है ये एक पॉजिटिव साइकिल को बनाया गया है। जैसे पहले विशेष साइकिल में हम फंस गए थे डेट के, उसकी जगह पॉजिटिव साइकिल है। ये तो एक अच्छा संकेत है जो आपने बताया, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आपको क्या लगता है कि क्या अभी इसमें गुंजाइश है और सरकार को किस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, सरकार का अब ये है कि जो है इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मुद्रा लोन SME के लिए हो गया या स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हो गया, MSME के लिए जो है वो एक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और अच्छे स्कीम्स में लाके उनको लोन दिया गया। बड़ी इंडस्ट्रीज़ का जहाँ तक सवाल है उसमें भी ये किया गया कि असेट क्रिएशन और रिपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए लोन की सैंक्शनिंग की जो पावर्स हैं उनको एक कमेटी सिस्टम में चेंज किया गया, जिससे एक ही आदमी जो है वो अगर लोन सैंक्शन करने में लगेगा तो उसको हो सकता है उसमें कोई बायस हो या कोई कमी पेशी रह जाए। तो अगर कमेटी सिस्टम होगा तो उसमें 5-6 लोग रहते हैं। पूरे डिस्कशन के बाद बोर्ड लेवल पे, CMD के लेवल पे, MD के लेवल पे, इनके सब इवन रीजनल हेड्स के लेवल पे कमेटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जिससे एक रिस्क का परसेप्शन जो है वो उस पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जा सकता है। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि और क्या होना चाहिए जिससे कि इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। मान लीजिए कोई सुझाव हम आपसे मांगें जो प्रधानमंत्री जी तक जाने चाहिए, तो क्या सुझाव वो हो सकते हैं बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए? बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक तो जो है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो कामयाबी होगी वो डिजिटल बैंकिंग की होगी। तो डिजिटल लोन सैंक्शनिंग, डिजिटल ऑपरेशंस ऑफ द कस्टमर्स, ये अगर किए जाएंगे तो उससे आने वाले समय में बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। बहुत ठीक। एक आखिरी सवाल, कंपटीशन चलता है निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ। मोदी जी चाहते हैं कि सारा काम बैंकों से हो, डिजिटल हो, लेकिन जो बैंकिंग और की हम बात करते हैं, प्राइवेट बैंकों की जो सेवाएं हैं वो निजी क्षेत्र, ये अपने सरकारी बैंक वो सेवाएं नहीं दे पाते हैं। साथ में शनिवार आ गया, इतवार आ गया, छुट्टियां इतनी हैं कि व्यक्ति अगर चाहे तो भी वो उसका लाभ नहीं उठा सकता पूरी तरीके से। देखिए, छुट्टियों का तो जहाँ तक सवाल है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में सेम है, क्योंकि वो RBI के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर कवर होती हैं। तो शनिवार इतवार की अगर छुट्टी होगी पब्लिक सेक्टर बैंक में तो सेम डे जो है वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी होगी। जो मेरी रिक्वेस्ट थी, जो मेरा रिकमेंडेशन था कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ चलें, 24 घंटे की बैंकिंग उससे मिलेगी, क्योंकि आदमी अपने घर में कंप्यूटर पर बैठ के और बैंकिंग कर सकता है। बिजनेसमैन 24 घंटे जो है वो ऑनलाइन, जैसे आप GST जमा कर सकते हो आज की डेट में, या इनकम टैक्स जमा कर सकते हो। तो इसी हिसाब से जो है अगर आप बैंकिंग को भी 24 आवर्स करना चाहें तो मोर एंड मोर सर्विसेज को डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर TM भसीन, जो IBA के चेयरमैन भी रहे हैं, CBC बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। बड़ा एक अनुभव है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि किस प्रकार से पिछले 9 साल में जो बैंकिंग क्षेत्र को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाए गए उसका फ़ायदा लोगों को मिला है, और एक सुझाव दिया है कि अगर बैंकिंग सेवाओं को और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसका पूरी तरीके से
डिजिटलीकरण करना होगा, डिजिटलाइजेशन करना होगा, जिससे लोग घर बैठे उसका इस्तेमाल कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि जो ये सुझाव हैं सरकार तक जरूर पहुंचेंगे और आने वाले समय में सरकार इन सुझावों को लागू भी करेगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।